और आइए अब देखते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की, जिनका लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया। दूसरी खबर में बात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो बंगाल दौरे पर रहने वाले हैं। तो आगामी चुनाव को देखते हुए शाह का बंगाल दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तीसरी खबर में बात होगी बीएमसी चुनाव की। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी। चौथी और आखिरी खबर में बात होगी देश भर में बढ़ती शीतलहर और कोहरे की, जिसकी वजह से यातायात पर भी असर पड़ने लगा है। तो एक तरफ जहां कई फ्लाइट्स लेट हैं, तो ट्रेन से सफर करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताएंगे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और डॉक्टर्स ने बताया था कि उनकी स्थिति काफी नाजुक है। बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रमुख राजनेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में है, वहां पर हुआ था। खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही। खालिदा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वो पहली बार 1991 से 1996 तक, फिर 2001 से 2006 तक देश की प्रधानमंत्री रही। खालिदा जिया का निधन उस वक्त हुआ है जब बांग्लादेश राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। देश में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए उनके बेटे तारिक रहमान करीब 17 सालों के बाद देश लौट चुके हैं। खालिदा जिया लगातार बीमार चल रही थी और शेख हसीना के शासन के दौरान उन्हें कई सालों से नजरबंद रखा गया था। तो बता दें कि खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन विवादों और संघर्षों से भरा रहा है। उनका सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शेख हसीना के साथ रही, जिससे बांग्लादेश की राजनीति की सबसे कड़वी प्रतिद्वंदिताओं में माना जाता है। उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधार, निजीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार, उग्रवाद और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उनकी सरकार पर आरोप भी लगे। शेख हसीना के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें सजा भी सुनाई गई थी, जिसे बीएनपी ने बदले की कार्रवाई बताया था। तो खालिदा जिया का निधन, और ऐसे में लंबे समय से बीमार चल रही थी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से उनकी बीमारी थी और उनके बेटे का आना 17 साल के बाद, ऐसे में अब फरवरी में चुनाव भी होने हैं। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1945 को दिनाजपुर में। उनके पति की अगर हम बात करें तो उनका नाम है जियाउर रहमान, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति ये रहे हैं। और तारिक रहमान जो उनके बेटे हैं, इनकी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर 2 बार ये प्रधानमंत्री बनी है, 1991 से लेकर 1996 तक। तो 2001 से 2006 तक इनका कार्यकाल रहा। वहीं 1981 अगर हम बात करें तो पति की हत्या के बाद राजनीति में ये एक्टिव हुई हैं। तो वहीं 1984 में बीएनपी की चेयरपर्सन बनी। तो देखिए, खालिदा जिया के पति की हम बात कर रहे हैं, जियाउर रहमान, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। वहीं बीएनपी की चेयरपर्सन बनी खालिदा जिया 1984 में। तो भ्रष्टाचार मामले में ये जेल गई हैं 2018 में। 2024 में हसीना के तख्ता पलट के बाद ये रिहा हो गई हैं। तो आज जिस तरह से खबर सामने आई है खालिदा जिया का निधन, और आगामी समय में चुनाव होने, ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल तो थी ही, लेकिन इस बीच ये खबर आना अपने आप में काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ रही है। हालांकि जिस तरह से उनके बेटे पहुंचे हैं 17 सालों के बाद, तो उम्मीद उनसे भी लगाई जा रही है कि यहाँ पर आने वाले समय में वो एक तरह से पूरी तरह से एक्टिव हमें दिखाई देंगे राजनीति में। तो तारिक रहमान का 17 सालों के बाद वापस बांग्लादेश लौटना कई मायनों में ख़ास है। और हालांकि इस बीच ये खबर सामने आ गई कि खालिदा जिया का निधन हो गया, लेकिन काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। तो क्या वो उनके उत्तराधिकारी बनेंगे? आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर तमाम बातें कही जा रही है। तो क्या हमें एक्टिवली तारिक रहमान इन चुनावों का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे, देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं।
वो कोलकाता पहुंच चुके हैं और आज प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर 1:30 बजे के आसपास होगी, जहां वो संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। तो बैठक के दौरान ऐसी संभावना है कि गृह मंत्री पार्टी की संगठनात्मक मजबूती की समीक्षा के साथ साथ बीजेपी की राज्य समिति के गठन को लेकर अंतिम सुझाव भी दे सकते हैं। वो राज्य में चल रहे एसआईआर से निपटने के लिए एक रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की पूरी कैंपेन की रूपरेखा भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि शाह 31 दिसंबर यानी कि कल तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे और अपने दौरे के आखिरी दिन वो सांसदों और विधायकों के साथ विशेष बैठक भी करेंगे। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी अमित शाह की, देखना होगा। लेकिन मिशन बंगाल कहीं ना कहीं काफी चुनौतीपूर्ण है, जिसके चलते शीर्ष नेतृत्व को हम बंगाल में देख रहे हैं। 3 दिवसीय दौरा है और 31 दिसंबर यानी कल तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, जहां पर हम देखेंगे कि लगातार बैठकों का दौर चलेगा और आखिरी दिन वो सांसदों और विधायकों के साथ विशेष बैठक भी करेंगे। तो इस दौरे को काफी अहम और खास माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई नगर निगम चुनाव की, जहां पर महायुति के 2 मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। और 227 सीटों वाले नगर निकाय के लिए बीजेपी जहां 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर से एक दिन पहले गहन मंथन के बाद ये सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। साटम ने कहा कि दोनों दल अपने अपने कोटे की कुछ सीटें गठबंधन सहयोगियों को भी आवंटित करेंगे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को चुनाव होंगे और अगले दिन यानी 16 जनवरी को मतगणना भी हो जाएगी। तो भिंड मुंबई महानगर पालिका में कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो ये 227 है। वहीं कुल वोटर्स की बात करें तो मुंबई में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें कि 55 लाख से ज्यादा पुरुष हैं और 48 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। वहीं 1099 अन्य श्रेणी के मतदाता इसमें शामिल है। वहीं 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कुल 227 सीटों पर बीजेपी ने शिवसेना के गढ़ में 82 सीटें जीतकर बड़ी बढ़त हासिल की थी, और जबकि अलग हुए सहयोगी शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे रही। कांग्रेस 31 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी, जबकि एनसीपी और राज ठाकरे की एमएनएस को क्रमशः 9 और 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं एआईएमआईएम ने पहली बार में 3 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी ने भी 6 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। तो देखिए अब आने वाले समय में चुनाव होने हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी शिवसेना में जो सीट बंटवारा हुआ है उसे देखकर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फोकस तरीके से अब जो है आगे का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी पार्टियां जो कल तक दुश्मन थी, कुछ ऐसे भाई जो बिछड़ गए थे, वो भी साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि किसका यहाँ पर खाता खुलता है और किस तरह से जो जनता है वो उन्हें पसंद करती है। तो देखिए 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 227 सीटों में बीजेपी ने शिवसेना के गढ़ में उस वक्त 82 सीटें जीतकर एक बड़ी बढ़त हासिल की थी, और जबकि अलग हुए सहयोगी शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें के पीछे रही। तो कांग्रेस 31 सीटों के साथ उस वक्त तीसरे स्थान पर रही थी। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं उत्तर भारत की, जहां पर भीषण सर्दी कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी सर्दी के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और पारा लगातार गिर रहा है। हालांकि भीषण सर्दी के साथ ही घने कोहरे ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब कई राज्यों के लोगों को कोहरे से नए साल में ही छुटकारा मिलेगा। विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों में अलग अलग इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। साथ ही कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो लगातार आने वाले दिनों में प्रचंड ठंड महसूस होने वाली है, यानी कुल मिलाकर शीतलहर और हाड़ कपाने वाली ठंड इसे कहा जा सकता है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। दूसरा ये कि कोहरा भी कहीं ना कहीं लोगों की समस्या बन रहा है, और अगर देखा जाए सुबह और शाम को तो ये कोहरा बहुत ज़्यादा यातायात पर प्रभाव डालता है, जिसके चलते यातायात एक तरह से ठप्सा हो गया। अगर हम बात करें फ्लाइट्स की, तो फ्लाइट्स की जो समय है वो बदला जा रहा है। ट्रेनों की भी हालत यही है, रेलवेज में भी यही व्यवस्था बनी हुई है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग अगर होता है
तो कहीं ना कहीं जो समय होता है ट्रेन का वो बदल जाता है और ऐसे में लोगों को थोड़ी सी परेशानी ज़रूर इस मौसम में उठानी पड़ रही है। वहीं अगर सड़क यातायात की बात करते हैं तो ये भी एक मुसीबत भरा सबब हम कह सकते हैं लोगों के लिए, जिस तरह से वो सुबह या शाम को यातायात करते हैं और भारी कोहरे का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो ऐसे में हादसे होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ लोगों को चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही जिस तरह से ये कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, आने वाले दिनों में स्थिति से कोई निजात मिलती हुई नहीं दिख रही है। मौसम विभाग का कहना है अभी और ज़्यादा ठंड पड़ेगी, प्रचंड ठंड का ये रूप ले सकती है। हाड़ कपाने वाली ठंड होगी, शीतलहर होगी और उसके ऊपर कोहरा। तो कोहरे के चलते हम कह सकते हैं कि लोगों की परेशानी और डबल ट्रिपल यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। दूसरा ये कि अगर हम बात करते हैं AQI की, तो वो भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, यानी AQI में भी कोई सुधार नहीं है, जिसके चलते लोगों के लिए ये सांस संबंधी परेशानियों का सबब बन सकता है। और हमारे साथ तमाम संवाददाता भी हमारे जुड़े हुए हैं। विकास अबरोल का हम रुख कर लेते हैं, जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं, नोएडा से हमारे साथ ऋषभ जुड़े हुए हैं, वहीं मथुरा से हमारे साथ प्रेम कौशिक बने हुए हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे जम्मू का। विकास, अगर हम जम्मू की बात करते हैं, यहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है और क्या पारा लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस जम्मू कश्मीर में ठंड जो है पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। जैसे चिल्ले कलां शुरू होता है, तापमान गिरना शुरू हो जाता है, वही यहाँ पर हो रहा है। फिलहाल तापमान की बात करें तो कल श्रीनगर का देर रात का तापमान -2.6 डिग्री था और वहीं सोनामर्ग का तापमान -5 से भी नीचे चला गया था। ऐसे में ठंड जो है बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की चेतावनी दी है, जिसके चलते आने वाले 24 से 48 घंटों में गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग ऐसे इलाकों में और ऐसे पर्वतीय इलाकों में जो है धीमी से ज्यादा बर्फबारी, भारी बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं जम्मू में जम्मू की जनता जो दोहरी मार झेल रही है, एक तरफ ठंड बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ धुंध है। धुंध के साथ साथ जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो रही है, बढ़ने के साथ विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में एयरपोर्ट पर उड़ानें सभी देरी से चल रही है, रेलगाड़ियां लेट हो रही है। वहीं नेशनल हाईवे पे भी बहुत दिक्कत आ रही है, जिसके कारण ट्रैफिक विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कोई भी अगर नेशनल हाईवे पे निकलता है, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे, तो एक बार वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बात करने के बाद ही निकले, उससे पहले निकले। तो ऐसे में जो है ठंड इस समय जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा हो चुकी है और आने वाले दिनों में 30, 1 और 2 तारीख तक जो है जम्मू के मैदानी इलाकों में भारी बारिश और कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। बिल्कुल विकास, और ऐसे में ये माना जाए आने वाले दिनों में जो ठंड है बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, तापमान माइनस तक भी जा सकता है। हमारे साथ प्रेम कौशिक भी जुड़े मथुरा से। प्रेम, अगर मथुरा की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से जो ठंड है वो लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, साथ ही कोहरे का डबल अटैक भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार कोहरे की मार जो है लोग झेल रहे हैं। इसके बाद में लोग गाड़ियों की गति जो है वो धीमी हो गई है, चाहे बात करें हवाई यात्रा की, उसमें भी धीमी गति है। लेकिन देखा जा रहा है कि आज सुबह से जो है धुंध तो कम है, लेकिन गलन भरी ठंड पड़ चुकी है। गलन भरी ठंड के कारण लोग अब घरों में पैक होना शुरू हो गए। जो यात्री जो वृंदावन मथुरा आ रहे, लगातार देखा जा रहा था कि कुछ दिनों से बड़ी संख्या में, क्योंकि मौसम साफ था, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं कल से जो देखा जा रहा है, अब यात्रियों में भी धीमी गति बन गई है। अब लोग, अब या तो जो लोग होटलों पर है वो वही पैक है, या फिर जो मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालु हैं, या वो देख रहे हैं कि कब मौसम साफ हो, कब वो मंदिरों की तरफ रुख करें। जिसके बाद में जो रेल या मार्ग से जो यात्री आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें भी संख्या कम हुई है, क्योंकि कई ट्रेनें हैं जो वो रद्द कर दी गई हैं। जिसके बाद में कई ट्रेनें हैं जो कोहरे के कारण जो है अभी भी लेट चल रही है। जिसके बाद में जो रेल मार्ग से जो यात्री मथुरा वृंदावन इस नए साल के पर्व पर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, तो उनमें कहीं ना कहीं अभी जो है कमी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से जो श्रद्धालु का आस्था का सैलाब मथुरा वृंदावन में लगातार उमड़ रहा है, तो बिल्कुल। और प्रेम, अगर हम बात करते हैं नए वर्ष की, तो ऐसे में मौसम तो खैर एक बड़ी समस्या है ही, लेकिन कितनी तादाद में श्रद्धालु इस मौसम में भी नए वर्ष पर आ सकते हैं? गीत, जिस तरह से प्रशासन द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं। और इस समय जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, चाहे वृंदावन की हो, चाहे बरसाना की हो, चाहे मथुरा की, चाहे मथुरा की कई अन्य क्षेत्र की हो, जब जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या देखने को मिल रही है वो वृंदावन के क्षेत्र में मिल रही है। और लगातार प्रशासन द्वारा, मंदिर प्रबंधन तंत्र द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है
कि वह अब वृंदावन ना है, वृंदावन आने के बाद में क्योंकि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसी वजह से उनका अनुरोध किया जा रहा है जी। लगातार हर श्रद्धालु से जो वृंदावन आ हम्म। रहे हैं कि वो 5 तारीख के बाद ही अब जो है मथुरा बिल्कुल, और यानी वृंदावन कि की तरफ रुख ठंड का करेंगे। कहर और ऊपर से जो श्रद्धालु है उनकी भारी भीड़, कहीं ना कहीं जो मौसम है वो भी बेअसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ ऋषभ भी जुड़े हुए नोएडा से। ऋषभ, नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का मौसम कैसा बना हुआ है? देखिए, मैं ज़रूर आपको बता दूं, जिस तरह से अगर ठंड की बात करें तो इस समय जो कोहरा पड़ रहा है, कोहरे के साथ साथ जो ठंड पड़ रही है, ठंड से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर एकाई लेवल की, तो एकाई लेवल भी आज इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सेक्टर 121 है, यहाँ पर आज करीब 450 करीब है। वहीं अलग अलग नोएडा के अलग अलग स्थानों की बात करूँ तो कहीं लगभग ये मान के चलो आप 300 से लेके 600 तक के बीच में एकाई लेवल चल रहा है। साथ ही ठंड जिस तरह से पड़ रही है और इसके इसके कारण क्या है कि आवागमन बहुत प्रभावित हो रहा है, लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं जाम की स्थिति बन रही है कि जिस तरह से ये कोहरा बना हुआ है, कोहरे के साथ साथ जिस तरह से लोगों को आने जाने में बिल्कुल, दिक्कतें यानी हो रही कोहरा है और है। जाम की स्थिति भी इससे बन रही है, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है, यही माना जाए। हमारे साथ अभिषेक पंडित भी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अभिषेक, अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का इस वक्त मौसम, और हम देख भी पा रहे हैं कि कोहरा काफी ज्यादा है यहाँ। जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज बढ़ती ठंड ने और कोहर ने जो लोगों की जिंदगी पर रोकथाम लगाई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे साफ तौर पर कि कितने धुंध है। ये कोहरा जो है वो लगातार बना हुआ है और साफ तौर पर बिल्कुल देख सकते हैं आप कि आने जाने वाले जो लोग हैं काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हाईवे पर जब लोग निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की जो गति है वो बिल्कुल थम गई है और एक दूसरे से जो पार करने की भी कोशिश की जा रही है, तो काफी कठिनाइयों का सामना करना जी। पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें कि बढ़ती ठंड, लगातार मौसम विभाग भी हाई अलर्ट जारी कर रहा है और लगातार जो मौसम विभाग है बारिश होने की भी संभावना जताई गई है बिल्कुल, यानी कल और आज। कि ये माना जाए अभिषेक कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं है, ठंड और बढ़ेगी और ऐसे में बारिश भी अगर होगी तो मौसम और ज्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तापमान है कम होता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।